कौन सा है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, और इसका नाम तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट जूनियर के नाम पर रखा गया था, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। तो मुख्य प्रावधान क्या था? कंपनी एवं भारतीय शासन पर नियंत्रण स्थापित किया गया। यानी 1784 का एक्ट ये पहला एक्ट है जिसके माध्यम से भारत में कंपनी द्वारा विजित क्षेत्रों को क्या कहा जाएगा? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। यानी पहली बार भारत के शासन में ब्रिटिश शासन शब्द जोड़ा गया, इसी एक्ट के माध्यम से जोड़ा गया था। और ब्रिटेन की संसद ने निर्धारित किया कि भारत में जो भी इलाकों पर नियंत्रण कंपनी ने किया है वो सभी इलाके ब्रिटिश शासन के इलाके माने जाएंगे। ब्रिटेन में क्या सुधार किया गया? ब्रिटेन में कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया। क्या किया गया? कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को सेपरेट कर दिया गया। अब यहां पे समझना है साथियों कि राजनीतिक मामलों का मतलब क्या है। राजनीतिक मामलों में सैन्य मामले हैं, सैन्य, वित्त और वह नागरिक मामले, ये तीनों मामले जो हैं वो राजनीतिक मामले के अंतर्गत आते हैं। सैन्य, वित्त और राजनीतिक मामले। और व्यापारिक मामले में क्या आया? व्यापारिक मामले में तो पहले ही पता चल रहा है व्यापार वाला चीजें हैं। तो व्यापारिक मामले को नियंत्रित करने के लिए निदेशक मंडल था। हालांकि निदेशक मंडल तो पहले से ही काम कर रहा था। निदेशक मंडल जो था ये तो पहले से काम कर रहा था। यही तो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें 24 मेंबर होते थे। तो ये एज इट इज बना रहा, व्यापारिक मामलों को नियंत्रित करेगा। जबकि राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको क्या कहते हैं? नियंत्रक बोर्ड कहा जाता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। कब किया गया? तो राजनीतिक मामले में। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर होते थे, 6 सदस्य होते थे, और 6 सदस्य का जो मनोनयन होता था वो ब्रिटिश सम्राट द्वारा होता था। यानी देखो, कंपनी के मामलों में अब ज्यादा भूमिका किसकी होती जा रही है? तो ब्रिटिश सरकार की भूमिका होती जा रही है कि जो राजनीतिक मामलों का नियंत्रण होगा अब ब्रिटिश सम्राट द्वारा मनोनीत 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किया जाएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निदेशक मंडल है उसे केवल और केवल व्यापारिक अधिकार प्रदान किया गया कि तुम केवल और केवल व्यापार करो, तुम्हारा काम क्या होगा? केवल व्यापार करना। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को दोहरा शासन कहते हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि ब्रिटेन में दोहरा शासन कब शुरू हुआ, जिसको डुअल गवर्नमेंट भी आप लोग कहते हो। ये दोहरा शासन क्या है? दोहरा शासन एक जो है निदेशक मंडल है, निदेशक मंडल है, और एक क्या है? तो एक नियंत्रक बोर्ड है। एक निदेशक मंडल है और एक नियंत्रक बोर्ड है, ये दोनों देखने को मिलता है। और निदेशक मंडल क्या कर रहा? निदेशक मंडल व्यापारिक मामलों को देख रहा, और नियंत्रक बोर्ड क्या कर रहा? राजनीतिक मामलों को देख रहा। और दोनों भारत में किसको देखेंगे, रिपोर्ट करेंगे? भारत में तो गवर्नर जनरल है। भारत में कौन है? भारत में तो गवर्नर जनरल है। और ये जो शासन की प्रणाली शुरू हुई इसी को दोहरा शासन कहा जाता। ये दोहरा शासन समाप्त कब होगा? 1858 के अधिनियम के द्वारा इस दोहरा शासन को समाप्त किया गया था। तो आप लोगों को दोहरा शासन समझ में आया, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम समझ में आया, ये कंपनी के मामलों को नियंत्रित किया गया। तो ये सुधार कहाँ लाया गया? ये सुधार ब्रिटेन में लाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ठीक है। और इस दोहरा शासन को समाप्त कब किया जाएगा? 1858 में इस दोहरा शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में क्या सुधार किया गया? तो भारत में कंपनी के अधिकृत क्षेत्र को अब क्या कहा गया? ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा गया। यह पहला मामला है जब भारत में कंपनी द्वारा जीते गए इलाकों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया है। और ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का मतलब ब्रिटिश भारत से है।
और इस ब्रिटिश भारत का भारत में जो प्रतिनिधि था वो कंपनी है। यानी अब कंपनी भारत में किसकी ओर से शासन की प्रतिनिधि बन गई? तो ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि बन गई। यह एक्ट कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन का आधिपत्य घोषित करने वाला पहला दस्तावेज था। तो यह सुधार किया गया। तीसरा जो समस्या थी, गवर्नर जनरल स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था, उसको लेकर सुधार किया गया और गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दिया। अब देखो 3 कर दिया, तो अगर एक मेंबर को भी अपने पक्ष में मिला लेता है गवर्नर जनरल, तो एक तो स्वयं हो जाएगा और एक मेंबर हो जाएगा, तो 2 हो गए। और गवर्नर जनरल के पास ऑलरेडी कास्टिंग वोट है, निर्णायक मत का अधिकार है, तो वो अब अपने हिसाब से निर्णय कर सकता है। गवर्नर जनरल की परिषद में क्या किया, सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दिया, और 3 में से एक जो थे वो सेनापति होता था। और सेनापति तो स्वाभाविक है कि किसके पक्ष में शासन करेगा, किसके पक्ष में निर्णय रहेगा, तो ये तो निर्णय लेगा गवर्नर जनरल के पक्ष में। इससे गवर्नर जनरल का महत्व बढ़ गया और अब वो किसी एक सदस्य को अपनी ओर करके निर्णय लेने की स्थिति में था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की दोनों कमियां सुधार ली गई। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं था, उसे 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से सुधार लिया गया। गवर्नर जनरल के पास स्वतंत्र निर्णय की शक्ति नहीं थी, उसे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से सुधार लिया गया। ये सारे सुधार आए। इसके अलावा इसमें 2 चीजें और थीं कि अनप्रांतीय गवर्नर को भी 3 सदस्य परिषद प्रदान किया गया, प्रांतों में गवर्नर को भी 3 सदस्यीय परिषद प्रदान किया गया। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो प्रांतीय गवर्नरों को उनकी सरकार की विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकता था। यानी जैसे आज आप राष्ट्रपति शासन की प्रणाली समझते हो कि जब राज्य में संवैधानिक विफलता की स्थिति उत्पन्न हो जाए, राज्य का सरकार संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार चलाया न जा रहा हो, वैसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। कुछ ऐसा ही प्रावधान 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में भी जोड़ा गया, जहां गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों की विफलता पर उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया था। ये कौन सा एक्ट था? ये 1784 का एक्ट था। 1784 के बाद 1786 का अधिनियम आता है। यह अधिनियम के पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। 1776 4 जुलाई अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। आगे चल के देखोगे कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन के समक्ष हथियार डाल दिया था। यानी अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसका नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन कर रहे थे, उस समय अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व कॉर्नवालिस कर रहा था। तो कॉर्नवालिस एक मजबूत सेना नायक था, लेकिन वो अमेरिका में हार गया। तो भारत में अब सत्ता की स्थापना करना है, सत्ता को मजबूत बनाना है। क्लाइव उसकी पृष्ठभूमि तो डाल ही दिया था, उस पर ईंट जोड़ने का काम, नींव का पत्थर बनाने का काम वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी किया था। तो अब भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाना है, इसके लिए कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल का पद का ऑफर दिया गया। उसने कहा कि मैं एक ही शर्त पर बंगाल के गवर्नर जनरल का पद प्राप्त करूंगा, जब मुझे 2 विशेष शक्तियां मिलेगी। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेष शक्तियां देने के लिए यह अधिनियम ब्रिटेन की संसद के द्वारा लाया गया था, और इसमें 2 शक्ति आई। प्रावधान क्या था इस एक्ट का? प्रावधान आप देखोगे तो गवर्नर जनरल को 2 महत्वपूर्ण शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को एक आप गौर करो, तो एक कहा गया उसको वीटो का पावर दिया गया। वीटो समझते हो ना? वीटो का मतलब होता है ना कहने की शक्ति, निषेधाधिकार का अधिकार दिया गया। निषेधाधिकार जिसको वीटो कहते हैं।
तो ये वीटो देखने को मिलता है, वीटो का पावर आया। अब वीटो का पावर का मतलब क्या है? गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय की अवहेलना कर सकता है, परिषद के निर्णय को इग्नोर कर सकता है, इनकार कर सकता है। कहां कर सकता? तो वीटो की शक्ति यहां पे देखने को मिलती। तो यहां पे एक समझना कि इस वीटो की शक्ति में अब आया कि जो अब गवर्नर जनरल है परिषद के निर्णय को मना कर सकता है, इग्नोर कर सकता है। ये अधिकार मिल गया और ये पहले नहीं मिला था। हाँ, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में स्वतंत्र निर्णय ले सकता था, लेकिन अब तो यहां आया कि परिषद के निर्णय को बर्खास्त कर सकता है, सीधे नाव कर सकता है। गवर्नर जनरल की परिषद के निर्णय को मना करने का अधिकार, वीटो का पावर दे दिया गया। और दूसरा पावर दिया गया कमांडर इन चीफ, मुख्य सेनापति की शक्ति, मुख्य सेनापति की शक्ति। तो यानी कॉर्नवालिस ने अपने पास क्या ले लिया? मुख्य सेनापति भी बन गया और वो गवर्नर जनरल तो शक्ति के साथ आया। तो गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को ये दो विशेष शक्तियां देने के लिए ही 1786 का एक्ट लाया गया था।